तो आज स्टार्ट कर रहे हैं ईएमआई लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम अपना सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था ना हम लोग ने, सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रह गए थे करने को। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन देख लो। ठीक है, हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन सीखा था। सेल्फ इंडक्शन क्या सिखाया था मैंने? स्टैटिक ईएमआई, पहले इसमें टाइप ऑफ ईएमआई कैसे चलना था। स्टैटिक ईएमआई पढ़ा रहे थे। स्टैटिक में दो टाइप पढ़ाए थे, एक पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस और एक बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो आपका यहाँ सेल्फ इंडक्शन मैंने क्या सिखाया था कि सिंगल कॉइल होती है, वो सेल्फ अपने आप को ही क्या करती है, अपने अंदर ही इंड्यूस कर देती है फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करती है, जिससे कि एक आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और वो कैसे होता है? जब हम लोग रियोस्टेट की मदद से सर्किट के अंदर करंट को वेरी कराते हैं। जब करंट वेरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरी होता है। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है, आपको लेंज लॉ, फैराडे लॉ पता है, उसके अकॉर्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सर्किट के अंदर, जिसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने वर्ड किया इंड्यूसिंग, यहां थोड़ा संभाल के, इंड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिसके कारण आपका फ्लक्स लिंक हो रहा था, उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट पोलैरिटी के एक आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसके कारण फिर से अब उसका करंट भी होगा। जब इंड्यूसिंग करंट होगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन टोटल फ्लो ऑफ करंट, यानी कि अपोजिशन हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि लेंस साहब ने समझाया था कि जो आपका कॉज होता है ईएमएफ इंड्यूस होने का, उसी का अपोज करता है। तो अपोज कैसे कर रहा है? अपोजिट पोलैरिटी का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है हमारी कॉइल के अंदर, एक ही कॉइल के अंदर। ठीक, तो खुद से हुआ इसलिए उसका नाम है सेल्फ। ठीक है, मतलब खुद की कॉइल में ही हो गया, इसलिए उसको सेल्फ इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लोग एल के बारे में पढ़े थे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, उसका फॉर्मूला निकाला था हम लोग ने। फिर पोटेंशियल ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाला था, माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैंने बोला था ये यूज कहाँ करेंगे हम लोग? एसी के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब इसके मैंने आपको सिर्फ इंडक्टेंस के केसेस पढ़ाए थे इसमें। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखवाया था, फॉर्मूले लिखवाए थे, कुछ नोट लिखवाए थे, है ना, कि सराउंडिंग में अगर कोई भी आयरन ना हो या फिर किसी प्रकार का सिमिलर मटेरियल ना हो, तो कभी भी आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता है किसी और पैरामीटर में, सिर्फ उसके किस पे? जो आपका ज्योमेट्रिकल पैरामीटर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, और इन पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ये सब मैंने आपको समझाया था नंबर ऑफ टर्न्स के। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द करंट इन सोलेनॉइड इज सोलेनॉइड ऑफ 240 टर्न्स, तो ये क्या है? N। ठीक, हैविंग अ लेंथ ऑफ, यहां जानबूझ के मैंने कितनी बार से कराया कि हमेशा तुम्हें कहां फंसाएंगे, है ना, तो यहां पर ये एसआई में दिया हुआ है, ध्यान देना, L दिया हुआ है। ठीक, एंड रेडियस ऑफ, ये क्या दिया हुआ है? ये भी एसआई में दिया हुआ है, ये R दिया हुआ है। इससे क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। चेंजेस एट द रेट ऑफ 0.8। अब ये क्या लिखा हुआ है, जरा मुझे बताओ, क्या लिखा हुआ है ये? आप यहाँ बोलिए कैसे? ये आप यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर बोल सकते हैं। आप बोल देंगे करंट वेरी कर रहा है ना, और क्या वेरी कर सकता है? आप कह देंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। तो करंट तो इस केस में होगा नहीं, क्योंकि अभी सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाया था, पीछे नोट लिखवाया था कि ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई? डी आई बाई डी टी अगर होगा तो डी आई बाई टी का रेट ऑफ चेंज कितना दिया हुआ है बताओ? 0.8। करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, उससे सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए। तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है ईएमएफ इंड्यूस का, ई एस क्या है भाई? माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक, डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 0. तो जब यूनिट याद रहेगी तो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, यहां से देख लो, ये एम्पियर पर सेकेंड, कुछ गधे इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोल दिए। चलो ठीक है, तुमने सोचा, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, एल का फॉर्मूला आपके पास है ही, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है एल का भाई? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यही तो फॉर्मूला होता है। जो जाएगा म्यू नॉट, क्यों? क्योंकि कोई मीडियम नहीं दिया हुआ तो हम एयर मानेंगे। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पता ही सबको। ठीक है, ए आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नीचे क्या होता है? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इनटू डी आई बाई डी टी। कितना है ये? 0.8। ये एसआई में दिया था, इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सॉल्व करिए। जल्दी करना है बच्चे, थोड़ा, इतना टाइम का क्वेश्चन है नहीं बेटा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो वैल्यू पुट करनी थी बच्चे।
चलिए आपकी हेल्प इतनी करता हूँ, म्यू नॉट की वैल्यू नहीं दी हुई ना इस क्वेश्चन में, लिख लीजिए म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 4 पाई × 10⁻⁷ होगा ना, ठीक है -7 होगा। ठीक, अब n कितना है, n 240 दिया है, इसमें तो कोई यूनिट हो नहीं सकती, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है, स्क्वायर स्क्वायर चक्कर में मत पड़ना, 2 बार लिख डालो। एरिया पता है निकाल लोगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई की पाई यहाँ पर पुट कर दोगे, अभी सॉल्व नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। आर कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻², तो मैं 0.02 का स्क्वायर लिख दूं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको 2 × 2 × 10⁻⁴। ठीक ही लिखा मैंने, 2 × 10⁻² था, उसका होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैंने कितनी बार बोला है कि इससे क्या होता है, सिंपलीफिकेशन आसान हो जाता है, 8/10 लिख दो भाई। ठीक, नीचे क्या आएगा, एल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻²। अब यही इसीलिए मैं इसको 10⁻² 2 बार लिखना चाह रहा था, लेकिन चलो लिख दिया तो -2। ठीक है, ये देखो 4 3 खत्म, डिनोमिनेटर गायब हो गया, डिनोमिनेटर तुम्हारा खत्म हो गया। कहोगे नहीं सर, मैं कहूंगा ये लो भाई, यहाँ भी खत्म हो गया। अब तो सिर्फ आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है बस, आ जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷ × 8 × 24 × 10⁻²। कहोगे ये क्या कर दिया यार, एक जीरो यहाँ था, 10 निकाल लिया, यहाँ पर यहाँ जीरो नहीं था शायद ना बेटा, नहीं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ क्या है पाई है, उधर क्या है 10⁻², और 8 है एक पाई × 10⁻, जगह नहीं बचती, इंटू 8 करें, ठीक है ना। अब ये -7 -2 -9, यहाँ प्लस है तो यहाँ एक प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा -6। क्या बचेगा -6, बाकी मल्टीप्लाई कर लो यार, 4 पाई स्क्वायर तो दिख ही रहा है, 64 दिख ही रहा है, 24 दिख ही रहा है, ठीक है, और 10⁻⁶ अलग कर लेते हैं। क्या क्या 8 8 जा 64 होता है, सही किया ना मैंने, कर लो। पाई को चाहो 22/7 लिख सकते हो, अगर ना समझ में आए तो मैं 3.14 कर लेना, ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे यू विल गेट 6 × 10⁻⁴ वोल्ट, दिस इज योर आंसर। सिंपल है, डिवाइड हो जाएगा, तभी मैंने बोला 22/7 कर लेना, ठीक है, 7 से करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, या 3.14 ले लेना यार, तुम लोग परेशान मत हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आगे बढ़ जाएं। कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा आप जितना सेल्फ करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है, मेरा मेन जो पर्पस है वो आपको मैंने दे दिया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वर्बली ऐसे ही बताएंगे, तुरंत बताएंगे और आगे निकल जाएंगे। अ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड, ये क्या लिखवाया था मैंने, नोट लिखवाया था, कुछ याद आ रहा है, ये स्पेशली क्या मेंशन किया मैंने, बताओ, आयरन मेंशन किया कि आयरन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या दिक्कत आएगी भाई, मैग्नेटिक्स पढ़ के आ रहे हैं, मैग्नेटिक्स में सीखा था फेरोमैग्नेटिक्स के अंदर कि किसी भी अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाना होता है तो हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, हम लोग करते हैं सॉफ्ट आयरन ना, अगर हमें टेम्पररी चाहिए जहां पर रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी बहुत कम हो, तो इसके लिए क्या होता है, अब अगर इसको ऐड कर देंगे हम लोग तो उसका इंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा भैया, जैसे जैसे फील्ड अगर बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फ्लक्स रेट ऑफ अगर भी चेंज होगा तो फ्लक्स भी उसी रेट से चेंज होगा, जितना हाई आपका रेट ऑफ चेंज फ्लक्स होगा उतना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस आएगा कि नहीं आएगा प्ले में, क्योंकि उतना ईएस बढ़ेगा, उतना ईएस बढ़ेगा तो उतना ही माइनस एलडीआई dt भी बढ़ेगा, यानी कि इंडक्टेंस बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंस सॉफ्ट आयरन क्या करता है भाई, यहाँ पर बताइए, इंक्रीज करेगा, क्या कहते हैं, लार्ज रिलेटिव परमिलिटी होती है कि नहीं होती है, तो लिख लो, इतना लिख लो, सिंस, एक ही नहीं लिखूंगा, सिंस सॉफ्ट आयरन हैव लार्ज, क्या है भाई, म्यू आर, रिलेटिव परमिलिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, therefore मैं शॉर्ट में लिखूंगा, therefore 5 increases, ठीक है, so self inductance increased, so L, समझ में आया, सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक,
जब फ्लक्स, भैया फ्लक्स पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, ES इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt, d5 बाई dt इंक्रीज करेगा तो ES इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट RLDC सर्किट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। RLDC नाम ही पढ़ो यार, क्या लिखा हुआ, R माने रेजिस्टेंस, L माने इंडक्टेंस, C माने कैपेसिटेंस और DC तो जानते ही हो सप्लाई कैसी है, DC मतलब कोई एक बैटरी लगा दी हमने सर्किट में। तो ऐसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो और एक DC सप्लाई भी, उसी कहेंगे RLDC सर्किट। तो यहाँ लिखा है कंसीडर एन इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R, ठीक है, इंक्लूडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल L कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E। तो यहाँ पर RLDC, वहां पर हमने RLC बोल दिया बेटा, ये RL था, वहां पर हमने RLC बोल दिया, तुमने बोला भी नहीं, आपने RLDC बोला ना, तो मैंने RLC बोल दिया ना, कैपेसिटेंस बोल दिया ना, मेन सर्किट में कैपेसिटेंस भी आ गया ना, AC वाला जो टॉपिक है RLC सर्किट, माफ करना गलती हो गई। फिर भी RL के लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टेंस। अब ध्यान रखना इसमें इंडक्टेंस किसके अंदर पाया गया था, कॉइल के अंदर पाया गया था, तो मतलब मेरी सर्किट कैसे बनेगी, एक रेजिस्टेंस होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्लूडिंग जिस वायर से मैंने इस कॉइल को बनाया, इस वायर का भी रेजिस्टेंस मैंने इंक्लूड कर लिया। तो मेरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर R से रिप्रेजेंट किया। तो इसके अंदर जो अपोजिशन ऑफर हुआ उससे क्या मिला मुझे, L मिला, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक यहाँ पर की लगा दी जिससे कि मैं इसको कभी ऑन ऑफ कर सकूं, यहाँ पर एक ये हो गई तुम्हारी RLDC सर्किट। जब की ऑन कर देंगे तो करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब इसमें तुम पाओगे, तुम्हें आदत है हमेशा से बल्ब जलाने की, तो जैसे ऑन करते हो वैसे बल्ब चालू हो जाता है, लेकिन इसके आने से आप कुछ डिले महसूस करोगे सर्किट के अंदर, बिकॉज ये करंट को अपने अंदर से फ्लो होने से अपोज करेगा। जब ये अपोज करेगा, जितनी देर तक ये अपोज करेगा उतनी देर तक ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी करंट कभी भी सर्किट से फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर कॉइल आ गई तो यानी कि बल्ब तुरंत नहीं जलने वाला। यही तो हम लोग सीखेंगे इसमें, कैसे ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में अपन अभी सीखेंगे। लेकिन जो पीछे सीख के आ रहे हैं उसमें क्या सीख के आए थे कि भैया कॉइल जो है वो अपोज करती है। क्या अपोज करेगी, अब कहोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस हो रहा है ना, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उसके से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। तो मैं ये छोटी छोटी बात करूं यार, कॉज कौन था, तुम कहोगे करंट, तुम क्या कहोगे, तो करंट ही, मतलब अगर वो अपोज करेगा तो किसका करेगा, करंट का ही करेगा। करंट ना होता तो मैग्नेटिक फील्ड ना होता, अगर करंट चेंज ना होता तो आपका फ्लक्स चेंज ना होता, और फ्लक्स चेंज ना होता तो इंड्यूस ईएमएफ भी नहीं होता। यानी कि अगर अपोज कर रहा है ओवरऑल तो किसका कर रहा है, सबका कॉज कौन है, करंट, तो वो करंट का ही अपोज करेगा। तो हम लोग इसी अपोजिंग नेचर क्या कह देते हैं, बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस कह देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको बाद में अपन क्या कहेंगे, बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहने लगेंगे। किसको कहेंगे, इसके नेचर को, नेचर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कॉइल विल बी कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग ऐसे एक्सएल से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, नेचर, तो यहीं से याद आता है एक और आइटम है जिसको नेचर कहते हैं। इसका नेचर क्या होता है, बताओ, किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है, ओम साहब ने सिखाया था ना, तो करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, नहीं करता है, अपोज करता है ना। तो इसके नेचर में भी अपोजिशन है, इसके नेचर में भी क्या है, अपोजिशन है। तो ये दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंस, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, एक जैसे हैं एक ही नहीं है। मतलब दोनों का काम एक ही है कि भैया अपोज करना है, करंट को नहीं फ्लो होने देना है। तो इंडक्टेंस को बोलना गलत है, क्योंकि आप यहाँ अपोजिंग नेचर की बात कर रहे हो, क्योंकि इंडक्टेंस तो आया था, वो तो भैया फ्लक्स की बात हो रही थी। तो हम लोग ने एक नया टर्म यहाँ पे रख दिया भैया कि करंट की जब बात करेंगे तो ओम साहब ने सिखाया था कि करंट का फ्लो अपोज जो करेगा वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं कह सकते तो क्या कहेंगे, कह देंगे इंडक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग लेके चल रहे हैं वही जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, बस टर्म धीमे धीमे बदल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट ले ली, देखो बना दी सर्किट, जिसमें एक इंडक्टेंस L है और एक रेजिस्टेंस R है, जो कि इस कॉइल का भी रेजिस्टेंस इंक्लूड किया गया है जिसके अंदर, ठीक है। आगे क्या कहता है, देखिए, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E। लो भैया, हमने यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ को E दे दिया, ठीक, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव। व्हेन द स्विच इज क्लोज, लो भैया स्विच क्लोज कर दी हमने, क्लोज कर दी ना मैंने, की क्लोज कर दी, तो क्या होगा भैया, द करंट इन द सर्किट बिगिंस टू ग्रो आफ्टर द की इज क्लोज, द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू।
क्या बोल रहा है यार, ये तो पहली बार सुना, क्योंकि पहले तो हम लोग सीखते थे जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सारा करंट फ्लो करने लगेगा, कुछ डिले विले की बात तो नहीं पड़ी थी, पहली बार ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर तो ऐसी कोई चर्चा मैंने नहीं करी थी। तो यहाँ पर कुछ तो सिस्टम है कि आपका यहाँ पे डिले दिखाया जा रहा है, बता रहे हैं कि 0 से कुछ बढ़ेगा, मतलब इतना टाइम कुछ होगा ना जो ऑब्जर्वेबल होगा, जो आप ऑब्जर्व कर सको, क्योंकि उसमें तो ऑब्जर्व नहीं, जैसे अब ये लाइट अगर चालू बंद करोगे तो तुरंत हो जाती है ना चालू, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें कोई भी डिले नहीं है, इसके अंदर डिले है। अब क्यों है उसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, तो आपको पता है। द करंट राइजेस ग्रेजुअली रादर देन इंस्टेंटली, यही तो कह रहे हैं भैया कि तुरंत ना होकर समय लगता है, इट टेक्स सम टाइम। आगे कह रहे हैं बिफोर द करंट रीचेस इट्स स्टडी वैल्यू। स्टडी वैल्यू मतलब क्या होता है? स्टडी का टर्म का याद कर लो अभी चीज, है ना, जब आप एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू के आसपास पहुंचे, यानी कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम, कि दोनों चीज हो सकती है। देखो इसमें ग्राफ ऐसा बन सकता है, ये अब मैंने कहा ये कौन सा स्टडी स्टेट है, इसका मतलब इससे नीचे ये डिक्रीज नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर ये ऐसे हो गया, ठीक है, माफ करना ये ग्राफ गलत बन गया बेटा, ये तो इंक्रीजिंग है, ऐसा ग्राफ, ठीक। अब ये जब ये फ्लैट हो जाएगा पैरेलल टू एक्स, मैं कहूंगा इससे ज्यादा ये फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। दोनों स्टेट क्या होती है? स्टडी स्टेट होती है। तो दोनों पर जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी? स्टडी वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम की बात हो रही है, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो कौन सा ग्राफ होगा भैया? ये वाला ग्राफ होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया होगा? स्टडी वैल्यू। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता सर, क्योंकि ओम्स लॉ यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लग रहा है, नेचर यहाँ पर कुछ अलग तरीके का है, ठीक। क्योंकि अगर ओम्स लॉ होता तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता और बहुत हाई रेट पर स्ट्रेट लाइन बन जाती, यहाँ पर नहीं हो सकता है। ओके, वेरी गुड। The effect of the inductance in DC circuit is to increase the time taken by the current to reach its limiting value, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में जो उसको समय लगेगा उसको वो अपोज करेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी पाई गई, जब भी डीसी में लगाया जाता है आपका इंडक्टर, तो ये पाया गया कि ये क्या करता है, करंट को फ्लो होने से कुछ समय के लिए स्लो कर देता है, स्लो कर देता है, लेकिन इन द एंड आप लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाते हो। ओके, इतना लिखो। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे मैथमेटिकली। समझ में आया जो मैंने बताया? अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग केवीएल लगाएंगे, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाएंगे और देखेंगे कैसे ये हो रहा है और क्यों हो रहा है। है घर पे जाके 10 बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप पलट लोगे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे यही तो पालन करेंगे हम आज से, है ना, और जिंदगी में दोबारा कभी भी हम इसको खोल के नहीं देखेंगे और फिर सर को ब्लेम कर देंगे, सर ने ही तो बोला था, है ना, सर ने ही तो बोला था। तो किसी इंस्टेंट पर अगर यहाँ मान लेते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है, मैंने कहा किसी भी इंस्टेंट में, है ना, मैंने ये नहीं बोला कि भाई ये टोटल पीक करंट है, या ना मैंने ये भी नहीं बोला कि सबसे आपका लीस्ट है, मैंने कहा किसी भी एक इंस्टेंट टाइम टी पर कुछ करंट फ्लो कर रहा था, तो उस समय मैंने देखा तो आई फ्लो कर रहा था, तो मुझे पता ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू क्या होता है? आई। तो यानी कि जो भी यहाँ पर वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस की क्रॉस वैल्यू कितनी होगी? I into R। ये कौन सा करंट है? किसी भी एक इंस्टेंट की बात हो रही है। हम लोग कंप्लीट इक्वेशन अभी लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर अगर लिखेंगे तो यहाँ का पीछे पढ़ के आ रहे हैं, जो भी इंड्यूस होता है यहाँ पर ईएमएफ इसके अक्रॉस होगा, वो क्या होगा? L di by dt, यही तो होगा, ठीक। अच्छा, यहाँ तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया, इसका क्या है? ईएमएफ E। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? जो अपोजिशन ऑफर्ड होगा वो किसकी वजह से होगा भाई? किसकी वजह से होगा भैया? सिर्फ और सिर्फ जो कॉइल है, कॉइल ही तो अपोज कर रही है, तो आपका ईएमएफ डायरेक्टली कौन रिड्यूस कर रहा है? कॉइल, जिसकी वजह से करंट पे फर्क पड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं कहता, कहता जाओ भैया जितना भी करंट है चला जाएगा, थोड़ा सा हम अपोजिशन करेंगे, थोड़ा सा आपका एनर्जी लॉस होगा, लेकिन हम जाने देंगे, आपको रोकेंगे खास नहीं। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं करंट को हम गुजरने नहीं देंगे, तो इसका मतलब डायरेक्टली कौन बैटरी से कौन भिड़ रहा है? बैटरी से जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है। अब वापस सीखो, पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया था, बहुत बेसिक जाते हैं 10th क्लास में लेवल पे। क्या सिखाया था? दो बैटरी अगर लगा दें और दोनों की पोलैरिटी अपोजिट कर दें, तो मैंने कहा तब भी करंट फ्लो करेगा। मैंने कैसे सिखाया था? ऐसे सिखाया था, एक बैटरी लगी है इसे पॉजिटिव निगेटिव, और फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है सर्किट में, हम कहते थे डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है, कोई टेंशन नहीं है, आपको इनको सॉल्व करके एक नई बैटरी से रिप्लेस करना सिखाया था। मैंने कहा था कि अब जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जीतेगा। मान लो यहाँ पर ये 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पर ये 3 वोल्ट, तो एक्चुअल में क्या होगा? 3 वोल्ट तो लड़ने में खत्म हो गया, बचा कितना? 2 वोल्ट। तो एक्चुअल में जो करंट फ्लो करेगा वो सिर्फ 2 वोल्ट की बैटरी की तरह। तो यानी कि बैटरी आपको सर्किट में ऐसी दिखेगी, लेकिन वर्चुअली अगर दिमाग में देखें
तो आपको सर्किट में कुछ नहीं करना है, मैंने सिखाया सॉल्व करने के लिए, कुछ मत करो, एक 2 वोल्ट की बैटरी लगा दो और जिसकी ताकत ज्यादा उसी की पोलैरिटी चलेगी, यानी कि 2 वोल्ट का जो पोटेंशियल होगा वो 5 वोल्ट वाला होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर ये माइनस हो गया ये। तो अब ये सर्किट सिंपल हो गई। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, जब करंट यहाँ से फ्लो करना चाह रहा है तो यहाँ पर ये खुद ही बैटरी बन गया। ये क्या कर रहा है, अपोजिट पोलैरिटी की एक बैटरी का ट्रीटमेंट इसका होगा, क्योंकि ये एक तरफ आ जाएगा, इधर देखो प्लस था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये कहेगा करंट इधर जाना चाहिए, कहेगा करंट इधर जाना चाहिए, लड़ेगी कि नहीं। इस केस में यहाँ पर करंट ऐसे आएगा, तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या आएगा, यही तो आएगा, और उसका जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मिलेगा, मान लो आई मिला, तो वही तो वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इक्वेशन तो यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, समझ में सबको आ गया। और अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, करते हैं, जरा देखते हैं कैसे होगा रीअरेंज, ठीक है, करें। तो रीअरेंजिंग करते हैं इसको, ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन 1 क्या मिलेगा, ये हेडिंग वेडिंग डाल लिए थे ना भैया, ये हेडिंग सेम चल रही इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसा लिखेगा, अब मैंने कहा कि भैया एक काम करो, डी आई है तो डी आई अगर इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसके साथ सेम वेरिएबल्स रहेंगे तभी तो उसको इंटीग्रेट या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। तो बाकी पोटेंशियल बाकी चीजों को एक तरफ करिए और आपको जो आपके टर्म्स हैं जो रिलेटेड है आई के साथ उनको एक तरफ करिए। तो क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या करेंगे, ई अपॉन आर माइनस आई। अच्छा चलो मैं कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कहता हूं यहां क्या था, ये एल डी आई बाई डी, ठीक, इसको एक तरफ ले जाते हैं, और ये निगेटिव में था, यहां क्या था बच्चा, ये एक इसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, यही तो आएगा, हाँ क्या, हाँ नहीं नहीं नहीं, प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ये ई माइनस आई आर, इसने सही कहा भाई, इसको इधर ले गए तो ये नेगेटिव से प्लस हो गया, और जब इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, अभी आपका एल है, मैंने कहा था जो रिलेटेड टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाओ, तो कैसे ले जाओगे बताइए जरा। तो आप यहां से अगर कॉमन लेना भी चाहते हो तो क्या आ जाएगा बताइए, आर को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, एल इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई अपॉन आर माइनस आई, बाहर एक आर आएगा, फटाफट लिखो फटाफट, ठीक है। अब D2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे लेके जाओ, लिख लो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। और L को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो L को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर, ठीक, इस पूरे ब्रैकेट वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इधर, और dt को कहां ले गए, तो क्या बनेगा देखो, इधर ध्यान से करना है, इस बार गलती मत करना, इधर बचेगा सिर्फ di न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा di, डिनोमिनेटर में आ जाएगा e अपॉन r माइनस i, और इधर क्या आ जाएगा, r पहले से था और dt मल्टीप्लाई हो गया, और डिवीजन में क्या आ गया l, गलत है क्या, r भी कांस्टेंट l भी कांस्टेंट, मैंने क्या सिखाया था, l चेंज नहीं होता जब तक हम लोग, क्योंकि ये i करंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो r भी कांस्टेंट l भी कांस्टेंट, ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, लेंथ कितना है, वो तो हम लोग बदलने वाले हैं नहीं, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, तो ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए ना। क्या अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा मुझे कोई ये बताएगा व्हाट इज ई अपॉन आर, ई अपॉन आर क्या होगा, करंट तो सही कह रही हो तुम, लेकिन कौन सा करंट है, सर वो जो नहीं सर, जो आप ई अपॉन आर वो करंट होगा सर, जो कि इससे निकले, वो आर से लिखिए, लिखिए ई अपॉन आर होगा आपका, जो कि क्या होता है, लिमिटिंग
अब ये क्या है सुनो ध्यान, आफ्टर सम टाइम जब मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम करंट, तो जिसका अपोजिशन है वो खत्म हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये है क्या, तभी कैसे एक्ट करेगा, तभी एक सिंपल वायर की तरह एक्ट करेगा जिसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, आई नॉट। तो इसका मतलब अब सर्किट में क्या हो गया, वापस एक रेजिस्टिव सर्किट बन गई। तो अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे किसके क्रॉस देखेंगे भैया, आर के क्रॉस आएगा कि नहीं, तो आ जाएगा आई नॉट इंटू आर, और जो आपका V होगा वो कितना होगा, E, तो यहाँ पर बन जाएगा E अपॉन आर इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट। ये कब होता है, जब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, कौन सा, मैक्सिमम, दैट इज लिमिटिंग करंट। ठीक, अब मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया लैम्डा, जिसको लिख दिया मैंने आर अपॉन, नहीं एल अपॉन आर ले लो, ठीक है, एल अपॉन, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी करंट के फॉर्म में आ जाएगा। मुझे पता है अभी भी कुछ लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। हो जाएगा आई नॉट माइनस आई, इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, इसको इंटीग्रेट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। कहां से कहां तक करोगे भैया, इधर इंटीग्रेशन करोगे आई तक, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे बाद में, तो यहां पर आपको फॉर्मूला मिलेगा, ये लिखिए I इज इक्वल टू आई नॉट, किसी भी इंस्टेंट पर करंट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन लैम्डा, इसको टाउ बोलते हैं बाद में लोग, ठीक है, टाइम कांस्टेंट बाद में बोलेंगे इसको, अभी के लिए लिख लो t अपॉन लैम्डा, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, जिसका हमने डेरिवेशन नहीं कराया है, ठीक है, वो आपके इतना सिलेबस में है नहीं, ठीक, लेकिन आपको अगर नहीं आएगा तो मैं इसको करा दूंगा, ठीक। जब मैथ वाले तो कर सकते हैं, मैथ वाले सिंपल इंटीग्रेशन जो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नीट वालों को जरूरत इसकी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बेटा फॉर्मूला लिखिए, ठीक, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा आपके स्टेप तक ले गया हूँ, कहाँ तक कैसे हुआ है, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं सर्किट का एक एक स्टेप, नंबर 1 2 लास्ट तक कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, लिखो बेटा, चलिए देखिए भाई, तब स्टेप वाइज समझते हैं। जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द की इंडक्टेंस बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। रीजन क्या है, मैक्सिमम अपोजिशन तभी होगा जब आपका सर्किट ऑन होगी, ठीक। क्योंकि देखो फिर से सुनो ध्यान से, जो ध्यान नहीं दे रहा उनके लिए बता देता हूँ बेटा, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, एग्जाम में पता चलेगा, एग्जाम में याद करना, उनको खूब गाली देना, अरे पढ़ लिया होता, समझा दिया होता उसने टीचर ने, है ना। सुनो ध्यान से, अगर एग्जाम में याद नहीं करना है तो ठीक है, याद करना है तो प्यार तो बहुत करते तुम लोग उनको, है ना, याद करना वहीं बैठ के 3 घंटा। तो ये देखो होता क्या है, यहाँ कोई रियोस्टेट नहीं लगा हुआ है, सवाल पूछते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कम है आप लोगों की। अगर आप लोग ध्यान देते, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ के आ रहे हो पीछे से, उसमें इतने अच्छे से पढ़ाया था हमने, तो उसमें क्या सिखाया था, करंट वैरी करना चाहिए, तभी यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहेगा। जब d5/dt नहीं होगा तो आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा सर्किट से। वो कैसे रहा, देखो मैंने जैसे सर्किट ऑन करी, जब मैं सर्किट ऑन करी तो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। जब यहाँ पर करंट पहुंचेगा, ठीक है, जब यहाँ करंट पहुंचेगा सडनली क्या होगा, अभी 0 से जब 100 तक स्पीड करते हो, मानते हैं 10 सेकंड तो लगेगा, कार की बात कर रहा हूँ, है ना, अरे वो वाली नहीं है, रेसिंग नहीं है, 2 सेकंड वाली नहीं है, ठीक है, नेक्सॉन लिए तुमने, 10 सेकंड लगेगा, तो 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड तक आपका वैल्यू स्पीड की चेंज होती है। वैसे ही करंट भी 0 से मैक्सिमम तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो करंट वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर समय मान लो कि मैक्सिमम 10 एम्पीयर करंट था, स्टार्ट किया 0 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो भी टाइम आपको मिल रहा है। तो जब करंट चेंज होता रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, ज्योमेट्रिक फील्ड जब तक चेंज होती रहेगी तब तक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, और जब तक ये होता रहेगा तब तक ES बना रहेगा, और जब तक ES बना रहेगा तब तक यहाँ पर अपोजिशन होता रहेगा। तो मैक्सिमम ES कब रहेगा, जब सबसे कम करंट, जब सबसे स्टार्ट हुई थी गाड़ी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेचर होता है ना, सडनली ऐसा तो होता नहीं कांस्टेंट रेट पे हो रहा है। तो d5/dt, अब देखना ध्यान से, जब एकदम मैक्सिमम करंट के पास पहुंच जाएगा तो ये सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे कम चेंज करंट का तभी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ ES का पैटर्न उल्टा होता है,
ईएस का पैटर्न उल्टा होता है, मतलब वो क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब जब करंट कम है तो वो मैक्सिमम रहेगा, पोजीशन मैक्सिमम, और जब करंट मैक्सिमम के करीब रहेगा तो पोजीशन मिनिमम, और जैसे ही मैक्सिमम पहुंच जाएगा वैसे ही आपका वो अपोजिशन जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये कॉइल एज अ वायर हम ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा, और जब कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा तो फिर उस केस में मैग्नेटिक फील्ड, संस्कृति क्या हो गया, चलो देखो कहां से बेटा, हाँ हम आपको सिखा रहे थे कि करंट जो है आपका अपोजिशन मिनिमम कब होता है, जब मैक्सिमम करंट होता है, ठीक है, वापस से आते हैं, वापस उसी पे आते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब सर्किट आपकी स्टार्ट हुई तो सडनली क्या हुआ, अब यहाँ जीरो से करंट सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जब मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इतना हाई अपोजिशन ऑफर करेगा, इसका ईएमएफ ज्यादा होगा कंपेयर टू ये, तो ये क्या करेगा, कभी करंट फ्लो को होने देगा, नहीं होने देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, करंट क्या होगा, जीरो, ठीक है, करंट फ्लो कितना हो रहा है, जीरो, लेकिन यहाँ पर इंडक्टर इस समय कितना प्रोवाइड कर रहा है, देखिए इनफिनिट लिखा हुआ है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। सम टाइम आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द की, कह रहे हैं कुछ समय बाद, ठीक, इंडक्टेंस बिहेव लाइक सिंपल कनेक्टिंग वायर, ये कहां आ गए, सीधे स्किप करके बीच की लाइन हमने छोड़ दी, सीधे कहां आ गए हम लोग, जब आई नॉट की तरफ करंट अप्रोच कर रहा है तो अब अपोजिशन कितना है बेटा, जीरो, जब अपोजिशन जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट वायर की तरफ वर्क करेगा, तो हमने सर्किट से इंडक्टेंस को रिमूव ही कर दिया, हमने यहाँ पर सिंपल वायर से रिप्रेजेंट किया, ये कैसी बन गई सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट बन गई। ये कौन सा स्टेट है, ये आपका स्टेडी स्टेट वाला कंडीशन हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। इस केस में जो चाहिए चीज लिख दे बेटा, यहाँ आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि सर्किट में और कुछ है नहीं, तो ओम्स लॉ के हिसाब से इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन, चलो अब नोट कर लो, देखिए आगे, यार नोट करिए फटाफट, यही पढ़ाते क्या, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए हाफ टाइम, ठीक, चलिए इससे छोटा हेडिंग लिख लीजिए टाइम कांस्टेंट, ठीक है, नोट करते रहिए, टाइम कांस्टेंट, ठीक, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, L अपॉन, लिख लीजिए फटाफट। अब अगर इसको टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन रहा होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू को तो हम लोग कभी भी टाइम से रिलेट नहीं करते हैं, तो देखो लिखो यहाँ पर, इट इज अ टाइम इन विच इट इज अ टाइम इन विच, ये चैप्टर बहुत आसान है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना अगर टाइम मिले, ठीक है, इन विच करंट इंक्रीजेस अप टू 63%, कितना, जीरो से कहां चला जाएगा, 63 तक, टोटल का 63%, ठीक है, 63% of peak current, of peak, अगर किसी ने कहा नहीं सर हमें टाइम्स में बताओ तो ये होता है 0.63 टाइम्स ऑफ पीक करंट, ठीक है, अगर आपको परसेंटेज निकालने नहीं आता तो उसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली लिख दिया, तो आप क्या करोगे, आई नॉट में 0.63 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जो टाइम कांस्टेंट के जब टाइम की वैल्यू कितनी होती है, टाइम कांस्टेंट बराबर उस समय तक कितना करंट सर्किट में होगा, ये निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मैक्सिमम करंट निकालना है, उसे 0.63 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा करंट की, जो कि T इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर के टाइम पर होगी, ठीक है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट हेडिंग है हाफ टाइम, हो गया, जल्दी नोट करो यार, चलिए लिखिए नेक्स्ट हेडिंग हाफ टाइम, हाफ टाइम, ठीक है, लिखिए इसमें लिखिए, इट इज अ टाइम व्हेन करंट रीचेस या इंक्रीजेस अप टू 50%, हाफ टाइम का मतलब ही हो गया आधा, है ना, टोटल टाइम जितना लगा हो करंट को उसी का हाफ, तो इसका मतलब करंट कितना होगा 50%, इट इज द टाइम टेकन टू रीच 50% ऑफ क्या आई नो, या फिर 0.5 टाइम्स ऑफ व्हाट
आई नॉट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था किसी भी इंस्टेंट पे करंट निकालने का, I इज इक्वल टू आई नॉट क्या था 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। याद कर लो इसको, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब t की वैल्यू कितनी दी हुई है, t की वैल्यू है आपकी t बाई है ना टोटल टाइम बाई 2। टोटल टाइम यहाँ पे तो यार हो जाएगा, इसको स्मॉल कैपिटल टी लिखो क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल टी ले लिया ना इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो गया आपका आई नॉट बाई 2। 0.5 इंटू करोगे 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना भाई, आता है ना 1/2 0.5, तो वही किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे इसको यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं, तो यूजिंग दिस हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई नॉट बाई 2 इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। अच्छा थोड़ा सा एंटी लॉग आता ही होगा तुम लोग को, हमने सिखाया है खुद ही, एंटी लॉग का इस्तेमाल थोड़ा सा होगा इसमें। ठीक है, अगर कभी आपको समझना है, वैसे अगर आप करेंगे वो डेरिवेशन करेंगे, अभी मैं एंटी लॉग करके दिखाऊंगा कैसे होता है, परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां से ये तो क्लियर होगा, ये आई नॉट कट जाने वाला है भाई, कट जाएगा ना। देखना कितने आसान तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, देखो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा। इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2, 1/2 ही होता है ना। ये समझ में आ गया यहाँ तक। मैंने अभी t की वैल्यू कैपिटल T नहीं पुट करी है फॉर्मूले में अपने, अरे ये इधर आया और इसको इधर ले गए तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं, a टू द पावर x इज इक्वल टू अगर n है और इस पे अगर log लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये log बेस a, n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी x के हो जाएगी ना। तो बेसिकली अगर हम अभी ये क्या है आपका, ये एंटी लॉग का फॉर्म है, यहां से अगर लॉगरिथम लगाएंगे तो ये मिलेगा, और अगर हम एंटी लॉग लगाएंगे इस पे तो क्या मिलेगा, ये अभी किस फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल यानी कि एंटी लॉग फॉर्म में है, इस पे अगर लॉग लगा देंगे तो इसलिए मैंने कहा कि एंटी लॉग पता होना चाहिए, तो कभी कभी लॉग में दिया है तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो बस इतना सा याद करना, इसको एंटी लॉग फॉर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लॉगरिथम। सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर जो होती है वो इक्वल टू में आ जाती है, कंपेयर करना सीख लो। ये जो है वो बेस होता है, एन जो होती है जिसके लिए आप लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अभी मैं आपको करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पर e की पावर माइनस टी बाई लैम्डा यानी कि 1 में रहा होगा, तो जरा इसको हम पावर प्लस में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 1 e की पावर माइनस टी प्लस टी अपॉन डिनोमिनेटर चला गया तो प्लस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, e टू द पावर t अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर स्मॉल t की वैल्यू हम कैपिटल T पुट कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा e की पावर कैपिटल T बाई लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 2। कंपेयर करो, बेस क्या है a था, यहाँ पर e है, पावर क्या है x का t बाई लैम्डा, और n क्या है 2, तो लॉग लगाएंगे तो क्या होगा लॉग बेस क्या बन जाएगा e, n की जगह क्या ले लेगा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t बाई लैम्डा। एक प्रॉपर्टी और होती है, लॉग का कभी भी अगर बेस और वेरिएबल सेम हो तो आंसर क्या आता है 1। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, तो मैंने कहा इसको ऐसे लिख लो, लॉग बेस e लिख दो, दोनों वेरिएबल सेम है यानी कि 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, वो ऊपर फॉर्मूला लिखा है वही नीचे एप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ मैंने क्या रखा है लॉग का सेम बेस रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये t विल बी इक्वल टू 0.693 क्या आएगा, या फिर t इज इक्वल टू अगर L अपॉन R के फॉर्म में लिखना क्या आ जाएगा 0.693 L अपॉन
इज इट ओके? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं है? क्या दिक्कत हो गई? अरे log 2 की वैल्यू निकाला है यार हमने। आप जाके ये टेबल पढ़ना है, लॉग टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, बेस के लिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये आंसर, ठीक है। तुमको हम दिखाते हैं ये सब केमिस्ट्री में सर ने नहीं बताया है क्या? ये सब टेबल नहीं याद करने की, मैंने कितनी बार बोला है कि 10 तक याद कर लो। चलें आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, इंपॉर्टेंट है वो, रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं यार। अभी मैंने बोला कि एक्सपोनेंशियल नेचर होता है तो किस तरीके से वो ग्रो करेगा उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि di/dt की बात हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। ये किसके और आ जाएगा? ये आ जाएगा E/L। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या तो आई नॉट था बाबा, ये देखो आई नॉट को मैंने E/L लिख दिया है, ठीक है। इस केस में हमने L क्यों लिया ये बताओ, कैसे किया हमने? हमने सिर्फ उसको लिया है जिसके वजह से आपका पोजीशन ऑफर हो रहा है, जिसमें चेंज हो रहा है करंट। किस में हो रहा है? आपके इंडक्टेंस की वजह से चेंज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस तो कुछ करता ही नहीं हो बेचारा, सिंपल वायर, ठीक है। लिखो क्या हो जाएगा? e⁻⁻t/λ। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने 1 को हटा दिया, सीधे सीधे हम कहां चले गए? जहां पर एक्सपोनेंशियल नेचर पाया जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, दो केस है, एक बार t बराबर 0, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। रेट ऑफ चेंज क्या है? मैक्सिमम होगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैक्सिमम। तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तभी तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा, तभी तो अपोजिशन मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाएगी? इसके लिए किस पर हो जाएगी? E बराबर मान लेते हैं t मान लेते हैं, ठीक है। या हम कुछ ऐसा मान ले जो बहुत बड़ा टाइम, जैसे कि हमने मान लिया इन्फिनिटी, क्या मान लेते हैं? बहुत 2-3 घंटे 4 घंटे बाद मान लो t मैक्स, तुम मान लो, हमें मना थोड़ा ना किया, गलत थोड़ा ना लिखा तुमने, ठीक है। सही कह रही हो तुम, गलत नहीं कह रही हो। क्या कह जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, चेंज कहाँ होगा फिर? क्योंकि वायर तरह ट्रीट करने लगेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा? किधर की तरफ जाएगा आपका, ठीक है। नोट करके लिखना, क्योंकि बाद में भूल जाओगे, यही दिक्कत करेगी। रेट ऑफ, इसको डी/dt लिख दे क्या? शॉर्ट में लिखो, इनिशियली di/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम does not depend upon the resistance, on the resistance। किसके ऊपर बेटा? रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर आपको R नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब तुम लोग को जो अगला टॉपिक मिलेगा अगली क्लास में, वो लोग सीखेगा करंट डीके के बारे में, ठीक है। ये केस नंबर 2। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक। इसमें हो क्या रहा है? एलआर सर्किट ही है। मैंने क्या किया, पहले यहाँ से करंट फ्लो कराया, ठीक है। करंट फ्लो कराऊंगा तो मुझे अपोजिशन मिलेगा, यानी कि कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तुरंत तो डिस्चार्ज नहीं होगा, कुछ तो टाइम लगेगा। अरे वो फैराडे लॉ भूल गए क्या? जब हम लोग करीब जाते थे तब भी इंक्रीज होता था, जब दूर जाते तब भी इंक्रीज होता था। तो क्या मतलब? यानी कि जब हम लोग करंट को, मतलब यहाँ पर जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो अगेन डिक्रीजिंग को वो अपोज करेगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अब ध्यान रखना, जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? करंट की वैल्यू किस रेट पर डिक्रीज हो रही, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? डीके, मतलब घट रही है। तो मतलब कि जैसे ही तुम सर्किट स्विच ऑफ करना चाहोगे तो ये कहेगा यार ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था आपको? मैंने आपको सिखाया था कि जो आपका ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज के ऊपर।
चाहे आप उसको देखो ध्यान से, मैग्नेट उसे करीब ले जा रहे थे तब भी रेट ऑफ चेंज हो रहा था, दूर ले जा रहे थे तब भी। वो हमेशा क्या सिखाया था कि हमेशा चेंज को अपोज करेगा, ठीक है, हमेशा चेंज को अपोज करेगा। तो करंट जब इसकी तरफ आ रहा है तब भी इसको दिक्कत थी, और दूर जा रहा है तब भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये है इस केस में। तो हम लोग अगली क्लास में यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए ठीक, थैंक यू।